हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस प्यारे से लेक्चर में। तो भाई लोग, जैसा कि हम लोगों ने पिछले सीरीज में अगर देखा जाए तो संयोजन अपक्रिया और वियोजन अपक्रिया, उसके साथ साथ ऊष्माक्षेपी अपक्रिया और ऊष्माशोषी अपक्रिया, ये सारी चीज़ों का कन्फ्यूजन हमने एक साथ ख़त्म किया। एक एक लेक्चर को हमने छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से दिया, ठीक। तो उसी के फ्लो में अगर हम लोग देखें तो हम आज पढ़ने वाले हैं 3 टॉपिक को इसमें पढ़ेंगे कि भैया अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है आपका, और उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, और उसी में हम लोग देखेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, ठीक। तो विस्थापन और द्विविस्थापन दोनों आपका कराना था, पर इसमें मैं करा दे रहा हूँ। बाकी नेक्स्ट में मैं एक छोटा सा टॉपिक का वीडियो डाल दूंगा। तो चलिए बिना देर के हुए हम लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। लेक्चर को आप स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, तो तभी भी आपको कोई चीज़ समझ में आएगी, ठीक। तो एकदम आसानी से हम लोग चलिए देखते हैं। तो भैया चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। सॉरी, ये पुरानी स्लाइड्स ओपन हो गई हैं, जिसको ये देखिए हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को। तो ये पुरानी स्लाइड्स हैं, अब नई स्लाइड्स को देखते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है भैया? तो अवक्षेपण अभिक्रिया भैया यह एक ऐसी अभिक्रिया होती है कि किसी भी चीज़ का मतलब अवक्षेप प्रदान होता है, मतलब हमें मिलता है तो अवक्षेप का निर्माण होता है। जैसे अगर आपको परिभाषा से मैं समझाऊं, सबसे पहले अगर आप परिभाषा को पढ़ेंगे, जो मैंने 2 लाइन का लिखा हुआ है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अघुलनशील उत्पाद जिसे मतलब अवक्षेप कहा जाता है, उसी अघुलनशील अवक्षेप मतलब उसी अघुलनशील पदार्थ को हम अवक्षेप कहते हैं, जो कि ठोस अवस्था में आपका पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में, उसका निर्माण होता है। मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अघुलनशील उत्पाद का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात जिस अभिक्रिया में एक ठोस अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब भैया इसका एग्जाम्पल क्या होता है? अगर आप एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो यहाँ पे हमने ले लिया है सोडियम क्लोराइड, जो कि आपका एक्वस सॉल्यूशन एक प्रकार का है, ठीक। उसी प्रकार से अगर हम देख लें तो भैया ये हो गया हमारा AgNO3, जो कि सिल्वर नाइट्रेट यहाँ पे दिया गया है, ठीक। तो ये दोनों चीज़ हमने ले लिया, ये एक्वस स्टेट में पाए जाते हैं। तो ये आपका एक्वस सॉल्यूशन, दोनों को हमने लिया। जब दोनों को आप रिएक्ट कराते हैं तो ये भैया NaCl से भैया जो Cl है वो भाग जाता है Ag के साथ। NaCl का जो मतलब Cl है ये भाग जाता है Ag के साथ, और जो आपका Na होता है ये NO3 के साथ बना लेता है सोडियम नाइट्रेट। तो Ag के साथ Cl भाग जाता है तो भैया बन जाता है AgCl, जिसे कहते हैं सिल्वर क्लोराइड, जो कि आपका एक श्वेत अवक्षेप होता है, मतलब सफ़ेद रंग का एक अवक्षेप पाया जाता है। यह अघुलनशील पदार्थ होता है, या ये इस अभिक्रिया में घुलता नहीं है, ठीक। और ये जो भैया NaNO3 सोडियम नाइट्रेट होता है, ये सोडियम नाइट्रेट आपका भैया ये एक्वस सॉल्यूशन में मतलब ये घुला हुआ मिलता है आपको। ये है आपका मतलब इसके साथ सह उत्पाद प्रदान होता है। तो इसमें अवक्षेप क्या बना भैया? AgCl सिल्वर क्लोराइड। देखो सिल्वर यहाँ पे भैया अगर देखा जाए सोडियम क्लोराइड में, तो सोडियम भैया सोडियम को धोखा देके क्लोरीन चली गई Ag के साथ। अब यहाँ Ag ने धोखा दे दिया NO3 को। अब दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, तो Ag ले लिया Cl को और बना लिया AgCl सिल्वर क्लोराइड। अब भैया दोनों लोग इधर छूट गए, यहाँ से सोडियम फ्री हो गया, यहाँ से फ्री हो गया NO3। तो भैया NO3 और यहाँ पे सोडियम, NO3 और सोडियम मिलकर फिर अपना दोस्ती कर लेते हैं और बना लेते हैं सोडियम नाइट्रेट। भाई कोई अकेला थोड़ी रह सकता है, अकेला कोई नहीं रहना चाहता है, हर कोई बॉन्डिंग स्टेट में रहना चाहता है, हर कोई चाहता है हमारा कोई दोस्त हो। तो ये भैया सोडियम अपने NO3 को दोस्त बना लेता है और ये Ag तो Cl के साथ भाग जाता है। तो यहाँ पे AgCl सिल्वर क्लोराइड बन जाता है, और सोडियम नाइट्रेट जो कि आपका पाया जाता है एक्वस सॉल्यूशन के तरह पाया जाता है। ये चीज़ आपको देखने को यहाँ मिल रहा है। तो श्वेत अवक्षेप यहाँ पे आपको क्या मिला, ये चीज़ आप याद रखेंगे। जो सॉलिड स्टेट में है वही आपका अवक्षेप है। अब ये सॉलिड स्टेट में आपका पाया गया है क्या? सॉलिड स्टेट में आपका मिला है AgCl, ठीक। तो यही आपका श्वेत अवक्षेप है। इसी तरह अगर हम दूसरा एग्जाम्पल इसका देखें तो PbNO3 एक होल ट्वाइस जो दिया गया है, जो कि आपका
एक्वस सॉल्यूशन है, ये आपका दिया गया है लेड नाइट्रेट भैया। तो लेड नाइट्रेट दिया गया है। इसके बाद आपको दिया गया है 2 मोल पोटेशियम आयोडाइड दिया गया है, जो कि आपका ये भी पाया जा रहा है आपका एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक, तो भैया ये एक्वस स्टेट में पाए जा रहे हैं। ये 3 आपको 2 चीज़ें दी गई हैं, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। तो भैया जब इन दोनों का अभिक्रिया कराया जाता है तो यहाँ पे लेड आयोडाइड बनता है। भैया आजकल की दुनिया में धोखेबाज लोग बहुत हैं। देखो यहाँ पे लेड जो था भैया नाइट्रेट के साथ मिला हुआ था। पहले उसकी गर्लफ्रेंड नाइट्रेट थी, अब भैया वो भाग गया देखो I2 के साथ। I2 जैसे नहीं मिली उसके साथ निकल गया। यहाँ देखा I2 इसके साथ है, उसको भाई खींच लिया अपनी तरफ, और PB जो है ये I2 को लेके भाग गया और लेड आयोडाइड बना लिया। अब भैया NO3 हो गया फ्री। अब NO3 हो गया फ्री। जब NO3 हो गया फ्री तो भैया किसी के साथ ये भी जाएगा, अकेले थोड़ी रहेगा। तो NO3 जब हुआ फ्री तो यहाँ पे कौन था फ्री? पोटेशियम। तो भैया यहाँ पोटेशियम भी हो गया था फ्री। तो पोटेशियम ने कहा जब तुम हो गए हो फ्री तो आओ चलो हम लोग दोस्त बन जाते हैं। तो ये भैया पोटेशियम और NO3 दोनों मिलकर बना लेते हैं पोटेशियम नाइट्रेट के NO3 का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि यहाँ पे 2 मोल आपको देखने को मिल रहा है। तो ये भैया पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब भैया ये तो एक्वस स्टेट में पाया जा रहा है, जो कि उसमें घुला हुआ है, ये एक दूसरे से घुल गए हैं, मिल गए हैं। और भैया जो आपका लेड आयोडाइड है वो एक सॉलिड स्टेट में पाया जा रहा है, या घुला नहीं है, सॉल्यूशन में घुला नहीं है, ये आपका एक पीला अवक्षेप मिलता है। तो आपसे अगर बहुविकल्पीय प्रश्न किया जाए कि लेड आयोडाइड किस प्रकार का अवक्षेप प्रदान करता है, अर्थात किस कलर का अवक्षेप प्रदान करता है, तो आप टिक करेंगे कि लेड आयोडाइड जो होता है वो पीला अवक्षेप प्रदान करता है। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे बन सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा आ जाता है भैया उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया में अगर हम देखें तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल के जलीय विलयन की अभिक्रिया क्षार के जलीय विलयन से कराने पर लवण तथा जल प्राप्त होता है। मतलब एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल के जलीय विलयन की अभिक्रिया क्षार से कराने पर लवण तथा जल प्रदान होता है, प्राप्त होता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। भैया कहने का मतलब क्या है, कोई एक अम्ल ले लो और मतलब अम्ल का जलीय विलयन ले लो, अम्ल का विलयन ले लो। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को हमने ले लिया। अब उसको क्या किया, उसकी अभिक्रिया हमने क्षार के जलीय विलयन से करा दिया। यहाँ पे हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जो कि आपका एक बेस होता है। तो भैया एसिड का रिएक्शन बेस से जब कराया गया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ लवण का निर्माण हो गया, लवण का एक साल्ट का फॉर्मेशन हो गया। मैं कहता हूँ ना कि इस दुनिया में धोखेबाज लोग बहुत हैं। आजकल की दुनिया बेवफा हो चुकी है। अब देखिए यहाँ भी बेवफाई हो गई इसके साथ। HCl दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में रहते थे, मतलब खुशहाल ज़िंदगी दोनों जी रहे थे। कोई एक आया इसकी ज़िंदगी में सोडियम हाइड्रोक्साइड, भैया एसिड की ज़िंदगी में बेस आया। तो जैसे एसिड की ज़िंदगी में बेस आया, दोनों एक दूसरे से मिले, तो भैया इसको हो गया इससे प्यार। तो भैया इसके साथ क्या किया, Cl जो इसका था इसके सोडियम के साथ भाग गई। तो इसके सोडियम के साथ भाग गई तो ये सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का साल्ट जो है ये लवण का फॉर्मेशन कर दिए। ठीक, और अब भैया यहाँ से हाइड्रोजन हो गया फ्री। तो अब यहाँ से हाइड्रोजन फ्री है, यहाँ से OH फ्री है। तो अब दोनों भैया सिंगल रह नहीं सकते हैं। तो सिंगल नहीं रह सकते हैं तो ये दोनों बन जाएंगे दोस्त, और फिर ये दोस्त बन के बनाएंगे पानी निकालेंगे भैया, जल का फॉर्मेशन करेंगे। तो गलत मत समझिएगा। तो ये आपका देखिए जल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे अम्ल और क्षारक दोनों मिलकर लवण का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसके साथ साथ जल का भी निर्माण कर रहे हैं। तो यह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ठीक, तो अब इसी तरह से अगर हम देखते हैं भैया दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो H2SO4 भैया सल्फ्यूरिक
एसिड पाया जा रहा है। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड को हमने लिया और सल्फ्यूरिक एसिड को मिला दिया हमने किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब भैया सल्फ्यूरिक एसिड आपका एक प्रकार का एसिड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका एक प्रकार का बेस है, ठीक। तो अम्ल को हमने मिलाया क्षारक के साथ, तो दोनों ने फिर मिलकर भैया कुछ एक नया निर्माण किया जिसका नाम है CaSO4। भैया ये अपनी वाली का अदला बदली कर लेते हैं, इनकी दोस्ती इतनी गहरी होती है। अक्सर आप रिएक्शन में देखेंगे, रिएक्शन में जब दो रिएजेंट जो होते हैं, दो अभिकारक जो होते हैं, उनकी दोस्ती इतनी पक्की होती है कि वो अपनी बीबी उसके साथ भेज देते हैं, वो अपनी बीबी उसके साथ भेज देता है। इनकी दोस्ती बहुत गहरी होती है। तो भैया इसने क्या किया, देखो यहाँ पे H2SO4 ने अपना H2SO4 ने COOH के साथ जब वोल्टवाइज के साथ जब दोस्ती किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इसने क्या किया, H2SO4 ने अपने SO4 को भेज दिया कैल्शियम के साथ, कह दिया ले जाओ इसको। अब कैल्शियम ले गया CaSO4 को, तो बना लिया कैल्शियम सल्फेट, जो कि आपका एक प्रकार का साल्ट होता है। तो कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे लवण का फॉर्मेशन हो गया, ठीक, CaSO4। अब ये एक प्रकार का साल्ट है। तो भैया यहाँ पे H2 फ्री था, H2 जो था भैया, अगर यहाँ H2 फ्री था और यहाँ पर OH का होल ट्वाइस फ्री था, तो अब भैया ये दोनों भी सिंगल नहीं रहेंगे। अगर इसने अपनी बीवी को उसके साथ भेजा है तो उसकी वाली को खुद लेके आएगा। तो ये क्या किया, उसकी वाली के साथ चला गया, तो इसने भैया जल का फॉर्मेशन कर लिया, जल का निर्माण कर लिया। तो ये आपको एक तरह से एग्जाम्पल ये भी समझ आया होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अम्ल जो है वो क्षार से मिलकर लवण का निर्माण कर रहे हैं और उसके साथ साथ जल का भी निर्माण कर रहे हैं, ठीक। तो ये दोनों उदाहरण मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद हो गया होगा, ठीक। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल के जलीय विलयन की अभिक्रिया क्षार के जलीय विलयन से कराने पर लवण तथा जल प्राप्त होता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो भैया नेक्स्ट स्लाइड पर दिया गया है कि क्या, नेक्स्ट स्लाइड पर है विस्थापन अभिक्रिया। अब भैया विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, चलिए इसको हम देखते हैं, ठीक। तो विस्थापन अभिक्रिया में सबसे पहले अगर इसका डेफिनेशन आप देखेंगे तो क्या दिया गया है, जब कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी यौगिक से, मतलब अभिक्रियाशीलता की श्रेणी आपको पढ़ाई गई होगी, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा। अगर नहीं पढ़ाए हैं तो हम आपको अभी बताते हैं, पहले आप परिभाषा को पढ़िए, ठीक। तो जब कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया में और विस्थापन अभिक्रिया में धातुएं और अधातुएं दोनों भाग लेते हैं। भैया कहने का मतलब क्या है, यहाँ दो दोस्तों की लड़ाई चलती है, दो दोस्त हों या भैया दुश्मन हों। जैसे आपने क्लास में देखा होगा, अपने स्कूल में देखा होगा कि आप किसी सीट पर बैठे होते हैं या कोई लड़का किसी सीट पर बैठा होता है, तो कुछ होते हैं ना क्लास के गुंडे, तो कुछ क्लास के गुंडे होते हैं जो आके दादागिरी दिखाते हैं। तो भैया जो दादागिरी दिखाते हैं और आते हैं, अगर वो पहले से भी बैठा होता है उस सीट पर, तो वो क्या करते हैं, उसको हटा के खुद वहाँ बैठ जाते हैं, उसका बैग वगैरह उठा के फेंक देते हैं, कहते तुम पीछे जाओ बैठो, मैं यहाँ बैठूंगा। कोई पंखे के नीचे बैठता है, कोई खिड़की किनारे बैठता है, कोई लड़कियों के बगल में बैठता है, मतलब वो अपना दादागिरी दिखा के मतलब ज़बरदस्ती उसकी जगह पे जाकर बैठ जाते हैं। तो वो बैठ जाते हैं, तो जो बैठ जाता है ज़बरदस्ती आके बैठ जाता है, वो भैया ज़्यादा एक्टिव होता है, कहीं ना कहीं वो ताकतवर होता है, वो लड़ने की क्षमता रखता है, उसकी क्रियाशीलता जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो कहने का मतलब कि वो अधिक अभिक्रियाशील है, वो अधिक ताकतवर है, इसलिए जो कमज़ोर था, जो कम क्रियाशील था, उसको हटा के उसने उसकी जगह ले लिया, मतलब उसकी जगह जाकर बैठ गया। तो उसी तरह से भैया रिएक्शन में भी होता है, कुछ तत्व जो होते हैं, कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो अधिक अभिक्रियाशील होते हैं और कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो कम क्रियाशील
क्रियाशील होते हैं, तो जो अधिक अविक्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, उसकी जगह पे जाके खुद बैठ जाता है। तो यह एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया होती है। ठीक, अब विस्थापन अभिक्रिया में भैया वो तत्व धातु भी हो सकता है, अधातु भी हो सकता है। ठीक, तो ये दोनों तरह के तत्व धातु अधातु दोनों भाग लेते हैं। अब चलिए हम इसका उदाहरण देखते हैं। तो जिंक के साथ भैया यहाँ जिंक जो कि आपका सॉलिड स्टेट में पाया गया है, जिंक को जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया जाता है CuSO4 के साथ, तो भैया जिंक जो होता है ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है यहाँ पे कॉपर की अपेक्षा। ठीक, कॉपर की अपेक्षा जिंक की जो क्रियाशीलता होती है यहाँ पे वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ भैया जिंक क्या करता है, मारता है कॉपर को एक लात और कहता है चल तू उधर चल, मैं यहाँ आके बैठता हूँ। तो भैया सल्फर के सल्फेट के साथ वो आके बैठ जाता है, कहता है ये मेरी वाली है, इसके साथ मैं बैठूंगा। ठीक, तो ये जिंक आता है और इसके साथ आके बैठ जाता है, तो यह ZnSO4 बना लेता है, मतलब कॉपर सल्फेट से जिंक सल्फेट बन जाता है और ये जाके कॉपर यहाँ बाहर हो जाता है। ठीक, तो कॉपर अलग हो जाता है और उससे आके जिंक जुड़ जाता है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ एल्यूमिनियम, अब भैया एल्यूमिनियम जो है, ये एल्यूमिनियम क्या करता है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट के साथ आता है। अब यहाँ पर देखो जिंक को किसने भगाया, जिंक ने भगाया था कॉपर को। अब भैया यहाँ अब की बार किसने भगाया, आपकी एल्यूमिनियम आया और एल्यूमिनियम ने भगाया फिर कॉपर को, कहा चल हट मैं बैठूंगा सल्फेट के साथ। अब भैया वो उसको भगा दिया, अब यह कॉपर फिर चला गया छोड़ के उसको। अब फिर भैया कॉपर की ज़िंदगी नर्क हो गई है, उसकी क्रियाशीलता भैया उससे ताकतवर लोग आ रहे हैं उसकी वाली को छीन ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम आया फिर ले गया सल्फेट को। अब भैया Al2SO4 का होल थ्राइस बना लिया और कॉपर फिर अलग हो गया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है विस्थापन हो रहा। एल्यूमिनियम ने विस्थापित कर दिया कॉपर को, जिंक ने विस्थापित कर दिया कॉपर को और उन दोनों ने उसकी जगह को ले लिया। ठीक, तो ये एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया हुई। अब क्रियाशीलता श्रेणी क्या होती है, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा भैया कि क्रियाशीलता श्रेणी जो होती है, क्रियाशीलता श्रेणी में कुछ तत्व की क्रियाशीलता जो होती है वो ज़्यादा होती है और किसी न किसी की कंपैरिजन में एक दूसरे की क्रियाशीलता कम या ज़्यादा होती है। तो यही श्रेणी आपको याद रखनी है कि पोटेशियम की क्रियाशीलता जो होती है वो सोडियम से ज़्यादा होती है, सोडियम की होती है कैल्शियम से ज़्यादा, कैल्शियम की होती है मैग्नीशियम से ज़्यादा और मैग्नीशियम की होती है एल्यूमिनियम से ज़्यादा। तो मतलब ये क्रियाशीलता का एक घटता क्रम दिया गया है। अगर आप इधर जाएंगे तो आपको मतलब देखने को मिलेगा कि क्रियाशीलता जो है वो बढ़ रही है, मतलब इधर आप जाएंगे तो क्रियाशीलता बढ़ती मिलेगी और इधर आप आएंगे तो क्रियाशीलता घटती मिलेगी आपको। ठीक, तो ये क्रियाशीलता का घटता क्रम है। ये जो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है उनकी क्रियाशीलता हमने यहाँ दिखा दी है, आप उसको याद कर लीजिए। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो भैया नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा आ गया। थैंक यू, प्यारा सा थैंक यू। तो आपको ये पूरा लेक्चर वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर ना समझ में आई हों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे एक प्यारे से लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।